चलिए शुरू करते हैं। नन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट आपका 5 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। और 6 प्रैक्टिस सेट है जो कि छठा प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा आज के आज, और उसके बाद मुझे ज्योग्राफी ख़त्म करके एनसीईआरटी का जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो करवाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्षेत्र में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। तो एक बात जान लीजिए कि जैसे ही बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करें तो इसके जनक जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? लेमेत्रे जी जाने जाते हैं, या लेमेत्रे बोला जाता है, जॉर्ज लेमेत्रे बोला जाता है। ये जनक के रूप में जाने जाते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हम ज़्यादा यहाँ पूछ रहा है सिद्धांत पर आधारित। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड से संबंधित है, क्योंकि ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है, उसी में ये जो है आपको इसमें चर्चा करता है और इसी में विस्फोट होते रहता है ना। बिग बैंग थ्योरी वही है। तो ये सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर का प्रभाव। देखिए और ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि मुफ्त टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइनर तो आपके सामने है ही। चलिए जब पीपीटी तैयार करूँगा ना, उस समय डिटेल एक एक लाइन का जो है व्याख्या करूँगा। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? बता सकते हैं हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन बम जो है परमाणु संलयन पे बनाया जाता है। अब परमाणु संलयन का इंग्लिश अगर वर्ड याद है, या नाभिकीय संलयन पे, हाइड्रोजन बम क्या है? नाभिकीय संलयन से संबंधित है। तो नाभिकीय संलयन हो या परमाणु संलयन हो, अगर इस ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन उसका इंग्लिश अगर याद है तो आपको याद होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है, न्यूक्लियर जो है फ्यूशन है। फ्यूशन बोलते हैं। तो ये जो है आपका परमाणु संलयन से ही संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर। एक और बात बता दूं, बीपीएससी जो आप जो देख रहे हैं, बीपीएससी का जो एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चन चल रहा है, वो एक नए सर हैं, उन्हें लाया गया है स्पेशली बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, और जो भी जानकारी लेना है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ज्वाइन कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि उस पर आपको एक टीम आपको हमेशा मैसेज करेगा जो भी जानकारी चाहिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है, बता सकते हैं? तो ल्यूमेन जो है आप जानते हैं ज्योति फ्लक्स का है। क्या है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स। चलिए आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? पता है, पीकॉक हो या ब्लू रंग हो, तो लाल और ब्लू रंग को अगर मिला देंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए बैगनी, जो कि बैगनी है नहीं। बैगनी आंसर होता है ऐसे, लाल और पीकॉक रंग मिल जाएगा ना, तो कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में तो बैगनी है नहीं, तो कोई भी तो आंसर लगाना है, तो हाँ लगाना है। तो बैगनी नहीं है तो आप सफ़ेद को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ पे बैगनी रहता तो आप सफ़ेद को टिक नहीं लगाते, लेकिन बैगनी नहीं है तो आप सफ़ेद को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, ये सही है। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। इस पर एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जो कि कौन से रंग से कौन क्या बनता है वो बना दूंगा, जल्द बना दूंगा। देखिए जैसे जब ये क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखिए आगे, जब मैक संख्या एक हो, मतलब मैक संख्या जो होता है वो एक हो, तो ध्वनि को कहा जाता है। जैसे ही मैक संख्या की बात होगी ना, तो ध्वनि जो होता है ध्वनिक हो जाता है। ध्वनिक मतलब, ध्वनिक कहने का मतलब कि ध्वनि की उसमें गति की मात्रा हो जाती है। ध्वनि यहाँ पे जानते हैं ध्वनि प्रवाह होता है, ठीक है, आंसर होना चाहिए था ध्वनि प्रवाह। क्या होना चाहिए? ध्वनि प्रवाह, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं ध्वनि प्रवाह, मतलब ध्वनिक आप टिक लगाइएगा तो सही हो जाएगा। तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया ध्वनि को ध्वनि प्रवाह कहा जाता है, ये भी आंसर सही है। तो आपका दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही सटीक रूप से, मतलब मान लीजिए एक पानी है, मान लीजिए इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें छड़, मतलब छड़ डुबा दीजिए, तो छड़ जो है आपको सीधा ना दिख के तिरछा दिखेगा। क्यों दिखता है? कारण क्या है, बता सकते हैं तो बताइए।
इस पर डिस्कस भी हो चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। चलिए 7वां प्रश्न है 300 ए का मतलब होता है, ए डिग्री का मतलब होता है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी, समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या बोले 300 ए डिग्री, ठीक है बोलेंगे। तो 300 ए पे जो डिग्री है वो याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो कितनी होगी बता सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, मतलब n बराबर 3 इंटू 188330 लिख दीजिएगा, 3 लिख के 30 लिख दीजिएगा, फिर 10 लिख दीजिएगा इंटू 10 और -10 कर दीजिएगा, समझे। और ये जब करिएगा ना तो पूरा कट करके आता है कि 1 इंटू, याद रखिए 1 इंटू 10 पे पावर 15 एच जेड आता है, हार्ट एज में आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। सोल्व करना बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता दिया। इस आगे चलते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की बात करें तो मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है पता है, कि मतलब दूर की चीज़ आपको लगेगा ना, जब दूर देखिएगा, मान लीजिए कोई रोड देखिए या रेगिस्तान एरिया में ज़्यादातर ये शब्द दिखता है कि दूर से लगेगा कि वहाँ पे पानी है, जब वहाँ पे जाइएगा तो पानी नहीं दिखेगा, उसी को कहते हैं मृग तृष्णा, ठीक है। तो आप इसका बताइए कि क्या होगा, किस कारण ऐसे दिखता है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। बहुत सिंपल, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये होता है। चलिए 9वां प्रश्न बताएंगे। 9वां प्रश्न है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक जो है होते हैं, बताइएगा कितने फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 8 होते हैं। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। पूछ रहा है कि दो समानांतर अगर दर्पण है और दर्पण के बीच अगर पूछे कि कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। नंबर डी अनंत, अनंत, कोई सीमा नहीं, है ना। चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य जो परिसर होते हैं, देखिए एक श्रव्य होता है, प्रश्रव्य होता है ना, तरंगे होती हैं, 3 तरंगे होते हैं आप जो कि पढ़ते हैं। और इसमें पूछ रहा है क्या श्रव्य परिसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 20 हार्टेज से लेके 20,000 हार्टेज तक होता है और यही आंसर आपका सही है। 12वां प्रश्न जो है शरीर के आमाशय, शरीर के जो आमाशय होते हैं पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं आमाशय एवं अंतरंगों बोला जाता है का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोप किस घटना पर आधारित है। बहुत अच्छा सवाल है और ये सबसे सटीक सवाल है। और कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसे ज़रूर टिक लगाइएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, संभावित प्रश्न है, ये जान लीजिए जो भी आता है। और जो करवा रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप खुद नॉलेजेबल है, आप खुद जानते हैं इस सब चीज़ों में, क्योंकि आप सबसे आगे हैं। आगे बताइए, इसका आंसर बताएंगे। 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है, ये सही होता है। एंडोस्कोप जो है आप देख रहे हैं किस घटना पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित होता है, इसमें कोई चेंज करने की बात ही नहीं है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है कि फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है कौन, फोकस जो हमारा है, फोकस जो देख रहे हैं आँखों में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब जोड़ता है एक दूसरे से, सम्मिलित करता है, सामंजस्य वही होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब दीजिए। तो आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे 13वां प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया द्वारा होता है, और सही बात है, कॉर्निया द्वारा ही तो होता है। कोई भी फोकस जो है आँख में अगर किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित होगा, कॉर्निया द्वारा ही तो होता है, और किसके द्वारा होगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको इस जो 13वां प्रश्न है इसमें हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए बहुत लोग जो है करेक्ट आंसर किया हुआ है पुतली के द्वारा, ठीक है। तो ये फोकस जो है आँखों के किस भाग को सामंजस्य स्थापित करता है, फोकस जो है, तो आँख में बात कर रहा है तो पुतली द्वारा दिया गया है। लेकिन आंसर करेक्ट जो इस बुक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, और ये सही दिया हुआ है, क्योंकि कॉर्निया जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, हर क्षेत्र में कॉर्निया का मेन भूमिका होता है।
फोकस की बात करें तो सही बात है, आंखों से गुजरती जो प्रकाश है वो क्या करती है, कॉर्निया का काम क्या है कि रेटिना के पीछे मतलब रेटिना पर केंद्रित करती है, करने में मदद करती है। तो फोकस को ही ना करेगा, प्रकाश को ही ना करता है, तो आंसर तो यही सही है, ये करेक्ट आंसर है। ये जान लीजिए पुतली द्वारा, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन कॉर्निया नहीं रहता तो हम ये टिक लगा देते, लेकिन कॉर्निया है तो इसे टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन सब लोग क्या लगाते हैं, पुतली टिक लगा रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा हम देखे भी है, नेट पे भी देख लिए, हम हर जगह देख लिए, हमें भी लगा कि क्या है बात, तो बता देते हैं कॉर्निया बेस्ट है, पहला ऑप्शन यही होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आप पुतली लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, कौन सा कांच है बता सकते हैं तो बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स कांच होते हैं, ये जान लीजिए। प्रयोगशाला में तो और भी कांच होते हैं, 2 कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है पायरेक्स कांच याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलेंगे 15वां प्रश्न को ध्यान में देखेंगे। 15वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः संवहन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह क्या होती है बता सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। मतलब संवहन माध्यम से लेके विरल माध्यम की तरफ जाती है, इस पर डिस्कस भी किए थे ऑनलाइनर में, अगर ऑनलाइनर नहीं देखें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, देखें तो अच्छी बात है। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। क्लियर। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, देखिए ध्वनि पे पढ़े थे, श्रव्य ध्वनि पूछा था, है ना। अब देखिए पार्श्व ध्वनि सुनी जा सकती है, सुनाई जा सकती है या सुनी जा सकती है, तो बताएंगे आगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, सुनी जा सकती है, 2 ही सुन सकता है, या चमगादड़ या कुत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। ठीक है, तो 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब ए लगाए वो सही है। लेकिन ये जानते हैं मनुष्य तो सुन ही नहीं सकता है, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि 20,000 याद रखिए, 20,000 हार्टेज से जो है 20,000 हार्टेज से ज़्यादा मतलब ऊपर ही तरंग उत्पन्न होती है ना, ऊपर की तरंग को ही पार्श्व तरंग कहते हैं सिंपली। तो कुत्ता और चमगादड़ के सिवा कोई नहीं सुन सकता। देखिए 17वां प्रश्न है कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित मतलब कार्बन जो माइक्रोफोन है एक परिवर्तित होता है, तो किस युक्ति में परिवर्तित होता है, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो हम ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, प्रेरक युक्ति है। क्या है, कार्बन माइक्रोफोन एक क्या है, प्रेरक युक्ति है। माइक्रोफोन है क्या, आपको ये लग रहा होगा, मतलब कार्बन जो माइक्रोफोन है वो है क्या, ये भी तो लगता होगा। तो एक प्रकार का एक माइक्रोफोन जो आप जानते हैं, माइक्रोफोन जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये क्या होता है कि ध्वनि को विद्युत ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसे मतलब जिसे कहिए कार्बन बटन माइक्रोफोन कह सकते हैं, बटन माइक्रोफोन कह सकते हैं, कार्बन ट्रांसमीटर भी नाम से जाना जाता है, यही कार्बन माइक्रोफोन का नाम है। चलिए और डिटेल बाद में। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न है कि ट्रायोड का प्रयोग होता है, तो ट्रायोड का प्रयोग होता है बताइएगा। 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। कि एम्पलीफायर के रूप में तो होता ही है ट्रायोड का उपयोग, लेकिन जो हम प्रयोग और करते हैं ट्रायोड का उपयोग कहिए या प्रयोग कहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायोड का जो प्रयोग हम लोग करते हैं एक और ऑसिलेटर में करते हैं, ऑसिलेटर में बोला जाता है। ऑसिलेटर ऑप्शन में रहे या एम्पलीफायर रहे, ये दोनों सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एम्पलीफायर ऑप्शन में था तो वो आंसर सही हुआ। 19वां प्रश्न है कि डीसी क्या है, डीसी डीसी की अपेक्षा एसी, ठीक है, एसी का क्या लाभ है बताइएगा। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है बता सकते हैं तो बताइएगा। ठीक है, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जाता है। और यही आंसर आपका परफेक्ट है, एकदम सही है और सटीक है। एसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आगे पीछे की ओर बदलते रहता है। एसी जो होता है वो क्या होता है कि डीसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक केवल आगे की दिशा में चलता है, डीसी में काम है, और एसी क्या है आगे पीछे होते रहता है। बस इतना ही जाने, उसी को ये बता रहा है कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। चलिए 20वां प्रश्न बताइए। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है। तो डायोड से धारा जो है ना एक ही दिशा में बहेगा, ये भी जान लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है।
ठीक है। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है कि किसी संध्या रात्रि, संध्या है, बिंदु है ऊपर, ठीक है। तो किसी संध्या रात्रि को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब पूछ रहा है किसी संध्या रात्रि को अगर वैद्युत परिपथ में जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं, बताइए। इससे क्या फायदा है विद्युत परिपथ से, डायरेक्ट यही बात है ना, बताइए। 21 का आंसर का जवाब। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए होता है, ठीक है, संग्रहित करने के लिए होता है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, किस दिशा में टिकती है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। जो चुंबकीय सुई है जब भी होगा नॉर्थ साउथ में होता है। आप बताइए ये मैं सही बताया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, एकदम सही बताया। उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। जैसे चुंबकीय शब्द आए तो नॉर्थ और साउथ। मैं बता देता हूँ क्लियर। 23वां प्रश्न है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, तो इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि पैरामैग्नेटिक का हिंदी होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब पैरामैग्नेटिक में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो मैग्नीशियम सम्मिलित होता है। याद रखिए मैग्नीशियम होता है, एक होता है मोलिव, ठीक है, मोलिब्डेनम सम्मिलित होता है, लिथियम सम्मिलित होता है, और होता है एक टेंटालम होते हैं, ठीक है। ये सब जो है शामिल होते हैं किसमें, पैरामैग्नेटिक में, जिसमें से मैग्नीशियम का आपको ये जो दिख रहा होगा वही पूछ रहे हैं। पैरामैग्नेटियम कौन सा है, तो इसमें से मैग्नीशियम Mg2+ है, यही सही है। और फिर अगर मान लीजिए लिथियम होता तो लिथियम का देता, तो लिथियम का लगा देते। तो यही आंसर आपको, ये तीन आपको याद रखना, मैग्नीशियम लिथियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे 24वां प्रश्न की बात करें तो परिपथ के जो है परिपथ का शक्ति गुण परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, तो उन्नत किया जा सकता है, बताएंगे किसे सम्मिलित करने पर, बताइएगा। 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब दे चुके हैं, 24वां कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, प्रतिरोध। जैसे ही परिपथ की बात हो प्रतिरोध टिक लगा दीजिए, इसमें कोई सोचने की बात तो है नहीं। 25वां प्रश्न की बात करते हैं, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, बताइएगा। किसी डायोड का अगर फॉरवर्ड प्रतिरोध बात करें तो क्या होता है, तो बहुत कम होगा और कुछ नहीं होगा, बहुत कम होता है, यही तो डायोड से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है, तो ट्रांसफार्मर प्रयोग कैसा आता है, एसी और डीसी परिपथ में, क्या ये सही है, बताएंगे। तो नहीं, सिर्फ एसी परिपथ में होता है, केवल एसी परिपथ में होता है ट्रांसफार्मर, देखिएगा एसी परिपथ में होगा, डीसी में नहीं, डीसी में नहीं, ठीक है। तो एसी का फुल फॉर्म बताइएगा, जो कि हम जस्ट अभी ऊपर चर्चा भी किए थे, बताएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म में। चलिए आगे चले, ठीक है। चलिए लेकिन देखिए 24वां प्रश्न का एक बात हम क्लियर कर देते हैं आपको, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। 24वां प्रश्न का क्या है बता देते हैं। 24वां का क्या है ना कि ये प्रतिरोध एकदम सही करेक्ट आंसर है, गलत मत लगाइएगा। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन है तो ये भी सही है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो हम ये टिक लगाते, लेकिन इसका कारण क्या है बता देते हैं। ये क्या होता है कि उपयुक्त मान का अगर पूछा जाए, मान पूछता आपसे, तो ये हम बताते संध्या रित्र बोलते, संध्या रित्र बोला जाता अगर मान पूछता तो। लेकिन यहाँ सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, सम्मिलित करने की बात हो रही है, इसलिए हम प्रतिरोध का टिक लगाएंगे। तो ये क्लियर है, बस समझाने के तरीके से मैंने समझाया, और ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। तो आप कमेंट करें तो सोच के करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जैसा ही फास्ट करके जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए करता हूँ। 27वां प्रश्न है कि फ्यूज का तार बना होता है, बहुत सिंपल सवाल और सटीक जवाब देना होगा आपको, दीजिए। तो फ्यूज का तार बना होता है, किससे बना होता है, तो आप जानते हैं शीशा और टीन से बना होता है, बहुत सिंपल जवाब। चलिए भाई वो तो हम जान गए, लेकिन हम लोग क्या है लोकल एरिया में क्या करते हैं, फ्यूज का तार के ही भाग को तोड़ कर पतला तार से जोड़ देते हैं, वही हो गया फ्यूज का तार लेकिन रियल में शीशा और टीन का बना होता है, ये जान लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं 28वां। तो 18वां प्रश्न बताएंगे। 18वां प्रश्न है रिएक्टर फायर का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर फायर बोला जाता है, का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे, जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 28वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए रिएक्टर फायर का प्रयोग
करते हैं। यही सही है, ठीक है। चलिएगा 29वां प्रश्न है कि मेगर मापने को एक उपकरण है। तो मेगर मापने का एक उपकरण है, वो बताइए किस लिए है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी लगाएंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध, वो सही लगाएंगे। कंडेंसर का नाम सुने होंगे, जो कि हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए पंखों में लगाते हैं। हर जगह पे, कहीं कहीं बहुत जगहों पे कंडेंसर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि हर बिजली के क्षेत्र में किया जाता है लगभग। तो 30वां प्रश्न क्या है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है कौन। तो डीसी आपूर्ति नहीं कर सकती है, मतलब डीसी में ये काम नहीं कर सकता। कंडेंसर का डीसी में क्या काम, कोई काम नहीं है। लेकिन है एसी में है, वोल्टेज ये सब के लिए तो है ही भाई। परिपथ की प्राकृतिक पर निर्भर करती है, तो ये सब के लिए तो है, कंडेंसर का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन डीसी आपूर्ति के लिए नहीं करते हैं। तो ये सब तो छोड़िए, ये सब बातें छोड़िए। हमारा पूछा कंडेंसर का उपयोग जो है नहीं गुजर सकती है, तो डीसी से नहीं गुजर सकती, क्योंकि इसमें डीसी में आपूर्ति नहीं है। चलिएगा 31वां प्रश्न की बात करते हैं। तो अमीटर का प्रतिरोध जो है संट, याद रखिए संट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कम होती है और कुछ नहीं होती है। चलिए 32वां प्रश्न, विद्युत बल्ब में तंतु मतलब फिलामेंट किसका बना होता है, बताइएगा। टंगस्टन का बना होगा और किसका बना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 33वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। तो बता सकते हैं, मतलब निम्नलिखित के द्वारा अगर तड़ित चालक का आविष्कार जो है किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये बता सकते हैं, तो बताइए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये किया गया था। फ्रैंकलिन कब किए थे पता है, बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे 1749 में ये कर रहे थे। क्लियर बात, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज जो बैटरी होता है, बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, शीशे का उपयोग होता है, ठीक है। चले आगे 35 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, बताएंगे। शीशे का ही उपयोग किया जाता है इसमें भी। स्टोरेज बैटरी हो या संचायक बैटरी हो, एक ही है, दोनों में हम शीशे का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर जानकारी की ज़रूरत है तो देखिए, जानकारी बता दूँ, ये तो आंसर सही है। इसमें शीशे के साथ साथ और एक और होते हैं तत्व, कौन सा, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना जान लीजिए और कुछ नहीं। चलिएगा 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो घरों में लगे बिजली के मीटर या विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, किस रूप में, किस यूनिट में करेंगे। तो हम यूनिट में करते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे बताइए। 36 कैसे, KWH यूनिटों में किया जाता है। KW बताइए, किलोवाट घंटा में, है ना। चलिए बढ़िया बात। आगे चलेंगे 37 क्वेश्चन नंबर, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, वो आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होता है। तो टेलीफोन लाइन जो आप चलाते थे, अब तो मोबाइल हो गया है, टेलीफोन लाइन होता था, आप अच्छे से जानते हैं, अभी भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो होता है वो बताइए क्या होगा। समझ गए इसका आंसर, टेलीफोन लाइन के प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित होती है, एकदम सही, करेक्ट है। आगे चले 39 क्वेश्चन नंबर बताइए कि निम्नांकित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक नहीं है, 39 का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक नहीं है। क्यों नहीं है आप बताइए, तब तो मैं बाद में बताऊंगा। 40वां प्रश्न का बताइए कि धारा को मापने का मापक विदित है। तो बताइएगा धारा के मापने का मापक कौन है या किससे मापा जा सकता है, धारा का मापक किया जा सकता है, बताइएगा। बताएंगे 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। 50 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी,
क्या है? एमआपी, एमआपी बोला जाता है। देखिए 40वां प्रश्न में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। एमआपी दिया हुआ है, एमआपी मतलब था कि एमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए था एमीटर से। तो धारा को मापने वाला जो मापक होता है वो होता है एमीटर, एमीटर से नापते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है, वो चर्चित है इसलिए। और ये जो आप पढ़ रहे थे ऑप्शन नंबर कि पानी का भाप में बदलना, ये जानते हैं, रासायनिक तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी मैंने बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा, इसका आंसर आपको कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि एमआपी आप सुने नहीं होगा शब्द, लेकिन एमआपी के जगह पे एमीटर का मतलब होता है, एमीटर था। तो एमीटर से हम जो है धारा को मापते हैं, मापक यंत्र है उसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलें, 41वां प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ कार्य करती है वो बताइए क्या होगा आंसर इसका। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 41वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनोड का होता है। या तो क्या, शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ होती है उसे कहते हैं एनोड, कहते हैं, क्या कहते हैं? एनोड का। चलिए ये तो जान गए। 42 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहा जाता है। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे एनोड, वही तो है। क्योंकि देखिए शुष्क से मतलब बैटरी में अगर कार्बन की छड़ का कार्य जो करता है वो एनोड का काम होता है। तो बताइए इसमें धनात्मक ध्रुव से जोड़ने की बात हो रही है, वो इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड ही तो कहते हैं, एनोड ही कहते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। 43 क्वेश्चन नंबर क्या है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या कहलाएगा? यही ना सवाल पूछ रहा है, तो बताइए। तो 43 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गवाएगा और क्या गवाएगा? क्या होगा गोला? एक इलेक्ट्रॉन गवाएगा, बस इतना ही जान लीजिए। 44 क्वेश्चन नंबर है वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट को प्रकट कर सकते हैं, बताइएगा क्या होगा। 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति सेकंड होगा। देखिए इस मॉक टेस्ट के बाद फिजिक्स का खत्म हो जाएगा तो ऑनलाइन ले आऊँगा, वो भी महामैराथन में ला दूंगा केमिस्ट्री का, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। चलिएगा 15वां प्रश्न की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? बताइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी एक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ये तो सिंपल सवाल है। फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या कितना है बताइएगा, गुलाम में बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 9.65 × 10⁻7 गुलाम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 5 की जगह पे 8 भी दे देता है, 9.68 दे देता है। चले आगे, ठीक है, समझ गए, तो इसमें दिक्कत नहीं। वाट का एक ध्यान रखिएगा, जूल ऊर्जा प्रति सेकंड भी आ जाता है, कभी कभी जूल दे देता है, ऊर्जा प्रति सेकंड भी दे देता है। जैसे यहाँ पे ऊर्जा प्रति सेकंड है ना, वहाँ पे जूल ऊर्जा प्रति सेकंड भी दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 47 है कि जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी, क्या बोलते हैं, एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है, जो है क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, एन डैश प्रकार का अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, बताइएगा। एसी में केवल, अभी जस्ट आप पढ़े हैं तो इसमें सोचना क्या है, डीसी और एसी से डीसी दोनों में थोड़ी होगा, एसी में होगा। तो ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, खेल थोड़ी हो रहा है। चलिएगा 49 क्वेश्चन नंबर, बताइएगा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, बताइएगा कैसे। 49 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, ओम में, ठीक है। 50वां प्रश्न बताएंगे, निम्न में कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन है बताइएगा। तो आप जानते होंगे मृदु लोहा बोला जाता है, ये बेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। याद रखिएगा ओम के जगह पे ओम मीटर भी दे देता है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा, बोल दिएगा सर गलत बता दिया, नहीं, ठीक है, ओम मीटर भी दे देता है। और ये जो आप देख रहे हैं 50वां प्रश्न, इसका जो मृदु लोहा है इसे नर्म लोहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
तो ये टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, ये हो गए 5वें प्रैक्टिस सेट ख़त्म और 6ठे प्रैक्टिस सेट भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद ज्योग्राफी का जो ऑनलाइन है बच्चा वो ख़त्म होगा। और एनसीईआरटी का जो है यूरोपियन का आगमन पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। यूरोपियन का आगमन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बंगाल और ब्रिटिश का शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे सत्ता स्थापित हुआ, किस तरह ईस्ट इंडिया कब्जा किया। चलिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, जय भारत। एक स्लोगन भूल गए, बहुत दिन से मैंने नहीं बोला था, आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा।